हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट, जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है। आज हम लोग इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग सीटेट में हर बार एक प्रश्न देखने को मिलता ही है। तो आइए देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से किसे विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। किसे प्रमोट नहीं किया जाता है, किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन आज बाइलिंगुअल हैं, देखते हैं इंग्लिश में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन प्रोमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसएबिलिटीज़। तो हम क्या करते हैं, आज की ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए है उपयुक्त बुनियादी संरचना यानी कि एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। बी है एक छात्र के लिए एक शिक्षक और प्रशिक्षक यानी कि 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स की बात करता है। सी है अनिवार्य विशेष शिक्षा यानी कि कंपल्सरी एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। एंड डी है उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा, क्या सही होगा? NEP 2020 के अनुसार जो विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो ऑप्शन कौन हमारा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि विशेष अनिवार्य शिक्षा जो है, यह जो है जो स्पेशल जो क्या है डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनको कोई कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको सबके साथ ही शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। प्रश्न है अगला, नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आगे यहाँ पे फिल करना है से फिर फिल करना है तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव है, यानी कि कहाँ से किससे किसमें, यानी कि किससे किसमें तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव है NEP 2020 में। तो हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 प्रोपोजेज पैडागॉजिकल शिफ्ट क्या है, यानी कि पैडागॉजिकल शिफ्ट फ्रॉम टू यानी कि कहाँ से कहाँ तक की बात करता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है रचनावाद और व्यवहारवाद, जिसे हम क्या कहते हैं, रचनावाद या फिर व्यवहारवाद की बात करता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद, और बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद की बात करता है। रटन अधिगम यानी कि रटना या संकल्पनात्मक समझ यानी कि रोट लर्निंग की बात करता है, या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। और कह रहा है कि पूछताछ आधारित शिक्षा, प्रयोग अभ्यास यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ड्रिल एंड क्या है प्रैक्टिस की बात करता है। तो किसकी बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, शिक्षा को किससे कहाँ तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में। तो किसकी बात करता है, देखिए NEP 2020 में जो है रोट कहाँ से, रोट लर्निंग से, कहाँ से रोट लर्निंग, यानी कि NEP 2020 कहता है कि नहीं बच्चों को आप रोट लर्निंग ना सिखाओ, रटंत विद्या ना सिखाओ। तो रोट लर्निंग से कहाँ से, रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल की तरफ, मैंने आर और सी लिख दिया है, रोट हो गया और ये क्या है कंसेप्चुअल। तो कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोट लर्निंग से यानी कि रटंत अधिगम से कहाँ पे लेके जाना है बच्चों को, कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाना है। ना कि आप रटवा दो बच्चों को, फार्मूला दे दो रट लें, कविताएं दे दो रट लें, क्वेश्चंस दे दो रट लें, बल्कि उनको उनकी समझ को विकसित करना है, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उनको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग देनी है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि NEP 2020 क्या करता है, रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करता है, बल्कि उनको डिनाई करने की बात करता है, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्या करता है, ये प्रमोट करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न है हमारा आज का कि NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। NAC का नाम क्या है, उसका नाम क्या है जो कि क्या करेगा, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करेगा। तो NAC क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है, NAC का फुल फॉर्म होता है। और इसके तहत उसका नाम क्या है, तो क्या है, परख है। नाम क्या है उसका, परख नाम है, जो कि क्या करेगा, यह परख
क्या है, परख है, जो कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करेगा। NEP 2020 में ये बात की गई है, किस नाम से, परख। ऐसे भी लिखा आ सकता है परख, आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है, परख, ठीक है। NTA क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नेशनल लेवल की परीक्षाएं आयोजित करवाता है। यह UGC क्या है, तो ग्रांट देने का काम करता है UGC, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला प्रश्न अपना कि NEP 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है। देखिए हमारी NEP 2020 कौन सी है, तीसरी NEP है। इससे पहले कितनी NEP आ चुकी है, इससे पहले सबसे पहले 1968 में आया था। कब, पहले NEP 1968 में आई थी, दूसरी NEP हमारी कब आई थी, 1986 में आई थी, ठीक है। और तीसरी NEP हमारी 2020 है, ठीक है। ये 3 NEP आ चुकी हैं। अब किसका पूछ रहा है, 86 के बारे में पूछा हुआ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है। तो इसमें देखते हैं कि इसका महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है। देखिए ऑप्शन ये है कि सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन की बात करता है, सार्वभौमिक शिक्षा की बात करता है, सार्वभौमिक प्रतिधारणा की बात करता है, या सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा किसकी बात करता है। तो NEP अगर 1986 की हम बात करें तो वह सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन किसकी, तो पहुंच और नामांकन की बात करता है NEP 1986। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है। अब परख का जो पूछ रहा है कि जो परख है उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से परख को स्थापित किया गया था। तो देखिए कह रहा है, ऑप्शन ए है बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न सेट करना, बिल्कुल नहीं। UGC के लिए प्रश्न सेट करना, UGC के लिए भी प्रश्न सेट करने के लिए हम परख को नहीं बनाए हैं। मानदंड, मानक, दिशा निर्देश निर्धारित करना, या फिर प्रश्न सेट करना और परीक्षा आयोजित करवाना। तो प्रश्न सेट करना और परीक्षा आयोजित करवाना ये किसका काम है, ये तो NTA का काम है। कौन काम करता है, यह काम NTA करता है। तो हाँ, परख क्या काम करेगा, परख जो है मानक, ये क्या है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कि परख मानदंड, मानक और दिशा निर्देश को निर्धारित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह, क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह। प्रश्न जो है पता है, यह प्रश्न ना सिर्फ सीटेट बल्कि यह प्रश्न UGC नेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्या है, UGC नेट का यह फेवरेट क्वेश्चन है यह NEP 2020 का। तो देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है। सकल नामांकन अनुपात को हम क्या कहते हैं, इसे GER कहते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। क्या होता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, GER कहते हैं। 2020 में यह टर्म दिया गया है GER को, ठीक है। तो GER क्या है, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है। और इसको कितना बढ़ाकर करना है, तो इसको जो है कितना, 50%, कितना करना है, बढ़ाकर 50% करना है। GER को, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाया जाना है। आगे देखते हैं, कह रहे NEP 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा। जो फंड है उस फंड का नाम क्या होगा, कौन सा एक फंड बनाया गया NEP 2020 के अंतर्गत। जो सभी लड़कियां हैं, सामान्य लड़कियां हैं, उनके साथ साथ जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए भी क्या करना है, गुणवत्ता शिक्षा देने की बात की गई है। और जो कि राष्ट्र की क्षमता निर्माण करने के लिए एक फंड स्थापित किया गया, और उस फंड का नाम पूछ रहा है कि उस फंड का नाम क्या है। तो उस फंड का नाम क्या है, देखते हैं ऑप्शन, जेंडर प्रमोशन फंड, लिंग शिक्षा कोष, लिंग समावेशन कोष, या लिंग रोजगार कोष। तो क्या है उसका नाम, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, लिंग समावेश कोष इसका नाम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, नवगठित मसौदा NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न पूछ रहा है कि NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कंस्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग NEP 2020। कौन थे इसके अध्यक्ष, देखते हैं, वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, या फिर KJ अल्फोंस, या फिर राम शंकर कुरील। कौन थे, सबको पता है क्या है, NEP 2020 के अध्यक्ष की बात करें तो ये थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, NEP 2020 के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, NEP
2020 यानी कि NEP यानी कि 2020 की बात कर रहा है। NEP 2020 के अनुसार शिक्षक विषयों को कौन सी कक्षा तक क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि किस कक्षा तक जो है फोकल लैंग्वेज में या फिर बच्चों की जो मदर टंग है उस भाषा में आप शिक्षा दे सकते हैं। प्रश्न देखते हैं कि एज पर NEP 2020 टीचर कैन टीच द सब्जेक्ट इन रीजनल और इन मदर टंग अप टू विच क्लास, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, किस क्लास तक आप पढ़ा सकते हैं मदर टंग में, मातृभाषा में। तो कहाँ तक के बच्चों को, 1 से 5 तक। कहाँ से, डायरेक्ट आंसर देखते हैं कि 1 से लेकर के, कहाँ से, 1 से 5 तक के बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में हम शिक्षा दे सकते हैं। किस भाषा में, तो उनकी मातृभाषा में शिक्षा देंगे, उनकी फोकल लैंग्वेज में हम शिक्षा देंगे। कितने वर्ष के बच्चों को, 1 से 5 तक के बच्चों को। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन NEP 2020 में साफ लिखा गया है कि प्राइमरी एजुकेशन कैसा होगा, तो कंपल्सरी तो होता ही है, साथ ही साथ आप प्राइमरी एजुकेशन को आप मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में पढ़ाएंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन यानी कि 1 to 5 की बात करता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं, यानी कि स्कूली शिक्षा में जो है किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है स्कूली शिक्षा के अंतर्गत। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन, तो स्कूली एजुकेशन में किस उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक के बच्चे, देखिए 16 से 18 तक के बच्चे, 3 से 18 वर्ष के बच्चे, या फिर 6 से 18 वर्ष के बच्चे, या फिर 5 से 18 वर्ष के बच्चे। तो कहाँ से कहाँ तक के बच्चे शामिल हैं स्कूली शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए। तो 6 से 18 वर्ष के बच्चों को, कितने से कितने, 3 से 18 वर्ष के बच्चों को कहाँ से कहाँ स्कूली शिक्षा के अंतर्गत। ऑप्शन सी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। स्कूली शिक्षा के लिए कहाँ से, तो 3 से 18 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। अब देखिए 3 से 18 का वह एज ग्रुप है कि 3 साल का बच्चा जब होगा तो क्या होगा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल जाना शुरू करता है। क्या करता है, स्कूल जाना शुरू करता है। 18 यानी कि टीन एज का बच्चा आता है, तो 18 साल तक बच्चे इंटर अपना कर लेते हैं। तो यानी कि कह रहा है कि NEP 2020 कहाँ किस आयु के वर्ग के बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल कर रहा है, तो 3 से 18 वर्ष के बच्चों को जो है स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाता है, स्कूल एजुकेशन में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, NEP 2020 में उल्लिखित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुझाया गया दूसरा नाम क्या है। जो NEP 2020 है उसमें जो स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन सा नाम, कोई दूसरा नाम सुझाया गया है। इनके क्वेश्चन अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। व्हाट इज द अदर नेम सजेस्टेड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कैसे स्पेशल नीड्स मेंशन इन NEP 2020, तो क्या शामिल किया गया है, कौन सा दूसरा नाम। ऑप्शन ए है दिव्यांग बच्चा यानी कि दिव्यांग चाइल्ड, अक्षम बच्चा डिसेबल चाइल्ड, विकृत बच्चा डिस्टॉर्ट चाइल्ड, या फिर कौन सा विशिष्ट बच्चा। तो कौन सा क्या शामिल किया गया है, NEP 2020 किसकी बात करता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन सा एक दूसरा नाम सुझाया गया है, तो दिव्यांग। ये शब्द याद रखिएगा, दिव्यांग बच्चा यानी कि दिव्यांग चाइल्ड की बात की गई है किसमें, NEP 2020 में, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि NEP 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सी कक्षा माध्यमिक स्तर को समाविष्ट करती है, यानी कि किस क्लास को हम माध्यमिक लेवल की कक्षा कहते हैं, किस कहाँ से कहाँ तक के बच्चों को हम माध्यमिक कक्षा में शामिल करेंगे। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कवर द सेकेंडरी स्टेज अकॉर्डिंग टू द NEP 2020, सेकेंडरी स्टेज में किस बच्चों को हम शामिल करेंगे माध्यमिक स्तर में। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है 6 यानी कि कक्षा 6 से 9 तक यानी कि क्लास 6 to 9, कक्षा 9 से 12 यानी कि क्लास 9 to 12, कक्षा 6 से 8 यानी कि 6 to 8, डी है कक्षा 11 से 12 यानी कि क्लास 11 to 12। तो किस कहाँ से कहाँ तक के बच्चों को, किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को हम लोग माध्यमिक स्तर या सेकेंडरी स्टेज में शामिल करते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक, 9 से 12 तक, क्लास 9 से 12 यानी कि 9 to 12 तक के बच्चों को हम सेकेंडरी में शामिल करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी लेवल में कौन से बच्चे आते हैं, तो क्लास 9 to 12 तक के बच्चे सेकेंडरी लेवल में आते हैं, प्राइमरी लेवल में 1 to 5 तक के आते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो अंग्रेजी में प्रश्न को देख लेते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोपोजेज, यानी कि आकलन के संदर्भ में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित कर रही है, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या प्रस्तावित करती है NEP 2020। प्रश्न को भी हम दिखाएंगे साथ में। प्रश्न क्या है कि ऑप्शन ए है हमारा, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना, यानी कि टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। याद रखिए ये की पॉइंट्स हैं सारे, यानी कि टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, यानी कि रिकॉल बेस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, आकलन के लिए योगात्मक तरीके, यानी कि सुमेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट की बात कर रहा है। डी है हमारा, डी क्या है देख लेते हैं। डी ऑप्शन है कि परीक्षा के लिए सीखना, लर्निंग फॉर एग्जाम्स। तो क्या बात करता है, लर्निंग फॉर एग्जाम्स तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा हमारा। आकलन के लिए अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो किस चीज़ की बात करता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशलों का परीक्षण करना। कैसा, टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल सच एज एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब विश्लेषण हो गया, एंड क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच। तो इन कौशलों का विकास करने का काम करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आकलन के संदर्भ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोपोजेस अ शिफ्ट टुवर्ड्स, यानी कि किस ओर जो है प्रस्ताव रखती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह सीखने कि कैसे सीखना है, यानी कि इस ओर, यानी कि लर्निंग टू लर्न, यह सीखने के लिए कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया यानी कि रोट लर्निंग, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि की बात करता है, इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट, या फिर मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। किसकी बात करता है यह, लर्निंग टू लर्न की बात करता है, रोट लर्निंग की बात करता है, इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट या फिर मानकीकरण। तो किसकी बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, किसकी और बदलाव का प्रस्ताव की बात करता है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, किस और बदलाव की बात करता है, यानी कि लर्निंग टू लर्न की बात करता है। किसकी बात करता है, यह सीखना कि कैसे सीखना है। ऑप्शन ए हमारा सही है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है, लर्निंग टू लर्न। रोट लर्निंग को तो NEP 2020 बिल्कुल क्या किया है, मना किया है कि बच्चे को आप रोट लर्निंग से किधर लेके जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। पाठ्यक्रम में वृद्धि की बिल्कुल इंक्रीज करने की बात नहीं करता है, मानकीकरण की भी बात NEP 2020 नहीं करता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न अपना। NEP 2020 ने नई पाठ्यचर्या संरचना में कई बदलाव किए हैं। नई पाठ्यचर्या संरचना NEP 2020 क्या है, यानी कि कौन सा मॉडल अपनाया गया है, तो देखते हैं। NEP 2020 हैज चेंज्ड द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर NEP 2020। तो क्या अपनाया गया NEP 2020 में, देख लेते हैं। क्या है, 3+4+4+5 मॉडल, 5+3+3+4 मॉडल, 4+3+3 5 मॉडल, या फिर 5+4+3 मॉडल। कौन सा मॉडल अपनाया गया है, तो देखिए क्या, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कौन सा मॉडल अपनाया गया है, 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया। याद रखिएगा क्या है, सबसे पहले क्या है 5+3, फिर से क्या है +3+4 है, ठीक है, +4 है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। आप याद करने के लिए क्या 53-34 सीधा देखिए 53-34 याद भी रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। प्लस तो सबको पता है कि प्लस ही रहेगा, तो याद रखने के लिए कंफ्यूज, क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन में कंफ्यूजन एग्जाम में बिल्कुल होना स्वाभाविक है, इसलिए आप इसको 53-34 भी याद रख सकते हैं, या फिर 5+3+3+4 यही मॉडल अपनाया गया है NEP 2020 में। किसके लिए, करिकुलर के लिए। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं। NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य किस चीज़ का विकास करना है, यानी कि NEP 2020 किस चीज़ की ओर, इसका उद्देश्य है कि किस चीज़ की ओर विकास किया जाए। द मेन कंसर्न ऑफ NEP 2020 ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अभी क्या है, ऑप्शन देखते हैं। 100% यानी कि 100% रोजगार प्रदान करने का प्रावधान, यानी कि द प्रोविज़न टू गिव 100% एम्प्लॉयमेंट की बात करता है NEP 2020, बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं की गई है इसमें। ऑप्शन बी है, दुनिया में सबसे बेहतर बुनियादी संरचना, यानी कि द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन वर्ल्ड की बात करता है NEP 2020, नहीं। निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान, द प्रोविज़न टू गिव फ्री एजुकेशन, क्या इसकी बात करता है NEP 2020, नहीं।
ऑप्शन डी है प्रत्येक छात्र की रचनात्मक क्षमता, यानी कि जो छात्र की रचनात्मक क्षमता है उसको बढ़ाना, द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच स्टडी, यानी कि जो प्रत्येक बच्चा है उसकी क्या करो, क्रिएटिव जो पोटेंशियल है उसको बढ़ा दो। प्रत्येक छात्र की जो रचनात्मक क्षमता है उसको उसी का विकास करने की ओर क्या करता है एनईपी 2020, इसका उद्देश्य। ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रश्न थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो किस पर बल दे रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्फेसाइज ऑन, किस पर बल दे रही है सबसे ज़्यादा। तो देखिए, लचीला बहुस्तरीय आधारित अधिगम, यानी कि लचीला बहुस्तरीय आधारित गति आधारित अधिगम, यानी कि फ्लैक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अंग्रेजी में आपको बहुत आसानी होगी प्रश्न को सॉल्व करने में। फ्लैक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को केवल संज्ञानात्मक, केवल मैंने टैग वर्ड पढ़ाया है, जिन्होंने अब तक टैग वर्ड की क्लास नहीं देखी है वो एक बार ज़रूर देखें, आपको उससे प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अब केवल क्या है, निगेटिव है, प्रश्न हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि इस केवल वाले को तो आप पहले हटा दीजिए, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए, ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। सी है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, यानी कि क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर बल दे रहा है, या फिर बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर, मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। तो किसकी बात करता है एनईपी 2020, किस पर बल देने की बात करता है, फ्लैक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यही आपको आंसर मिल गया होगा पहले ही कि फ्लैक्सिबल है, मल्टी लेवल और क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करता है कौन, एनईपी 2020। ठीक है, ये की वर्ड्स हैं, क्या है, ये सारे की वर्ड्स हैं, यही जो क्या है टैग वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में मतलब हाई स्कोर करने में सहायता करेंगे। एक्टिविटी क्या है, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक सकारात्मक है या फिर पॉजिटिव टैग है। ये हमारा आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन ए सही है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक संगठन प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए एनईपी 2020 प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना तैयार करेगा, यानी कि कौन सा जो है बच्चों के लिए शैक्षणिक संरचना तैयार करेगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल प्रिपेयर एनईपी 2020 प्रपोज्ड पैडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो कौन सा तैयार करेगा, NCERT या फिर SCENT, SEDGC या फिर NTSC, कौन सी संस्था तैयार करेगी बच्चों के लिए, तो NCERT तैयार करेगी। कौन, NCERT तैयार करेगी। स्थापना इसकी 1961 में होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, 1961 है, 1961 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, ND से लिख रही हूँ, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न अपना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। देखिए नहीं पूछा है, निगेटिव प्रश्न, निगेटिव आंसर भी हमारा कैसा होगा, आंसर भी हमारा नेगेटिव ही आना चाहिए। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं करती है। संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के प्रयोग में कमी। इससे संबंधित एक प्रश्न ऊपर भी आया था, इसका आंसर क्या होगा। देखिए संरचनात्मक समझ पर जोर की बात करती है, कंसेप्चुअल लर्निंग पे तो बात करती ही है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए जहाँ जहाँ ऑप्शन ए होगा पहले वो तो काट दीजिए, ये भी नहीं हो सकता हमारा, ये भी नहीं हो सकता। अब दोनों में से देखना है कि इन दोनों में से कौन हमारा आंसर हो सकता है। देखते हैं, यानी कि सुमेटिव योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि कैसा एवोल्यूशन, सुमेटिव, इसकी बात क्या करता है, इसकी वकालत वो नहीं करता, योगात्मक मूल्यांकन की बात नहीं करता। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि वर्ष के अंत में एक बार परीक्षा ली जाती है। पाठ्यक्रम में वृद्धि की बिल्कुल बात नहीं करता है, और प्रौद्योगिकी उपयोग में कमी नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी को और बढ़ाने की बात करता है, यानी कि कौन सा, बी, यानी कि ऑप्शन 2, 3, 4 कहाँ पे है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। एनईपी 2020 द्वारा किए गए प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए कौन सा कथन सही नहीं पूछा है कि कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, तो देखते हैं। एनईपी 2020 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन के लिए विभिन्न पद्धतियों तथा कार्य नीतियों जैसे समूह कार्य, वार्तालाप गतिविधि का उपयोग किया जाए।
तो इसकी बात करता है NEP 2020। NEP 20 में रचनात्मक से योगात्मक मूल्यांकन, अब देखिए गलत दिया है, ये योगात्मक से रचनात्मक की तरफ जाने की बात करता है। सॉरी, यानी कि रचनात्मक से योगात्मक नहीं, सुमेटिव की तरफ जाने की बात नहीं करता है, बल्कि सुमेटिव नहीं, सुमेटिव का मतलब होता है कि वर्ष में सिर्फ एक बार परीक्षा लो, इसकी बात नहीं करता है NEP 2020, बल्कि क्या करता है, रचनात्मक की तरफ ले जाने की बात करता है। हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा यही मिल गया, ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर है। आगे भी देख लेते हैं। NEP 2020 का प्रस्ताव है कि शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के अलावा स्वमूल्यांकन तथा सहकर्मी मूल्यांकन जैसी अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए, इसकी बात किया गया है NEP 2020 में। NEP 2020 की प्रस्ताव है कि विद्यार्थी के रिपोर्ट कार्ड में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मन प्रेरक कार्यक्षेत्र में प्रगति होनी चाहिए। इन सब की तीनों की बात की गई, लेकिन रचनात्मक से योगात्मक मूल्यांकन की बात नहीं की गई है। किसमें, NEP 2020 में। ठीक है, तो ये थे हमारे NEP 2020 से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सीटेट के लिए। तो आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपनी तैयारी को जारी रखिए और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।